हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लूइड से रिलेटेड ही टॉपिक दैट इज हाइपोवोलेमिया। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था इंट्रावेनस फ्लूइड, फ्लूइड्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला मैंने बताया था क्या, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलोइड्स एंड सेकेंड वन इज कोलोइड्स। उसके बाद क्रिस्टलोइड्स के भी बहुत सारे पार्ट्स बताए थे, कोलोइड्स के भी बहुत सारे पार्ट्स बताए थे। क्रिस्टलोइड्स में मैंने बताया था हाइपोटोनिक क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड से रिलेटेड जो है टॉपिक पढ़ेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट टॉपिक दैट इज हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया होता क्या है, क्यों होता है, क्या रीजन है, इसका मैनेजमेंट कैसे है, इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, तो हाइपोवोलेमिया में मेनली हम लोग देखते हैं क्या कि इट इज हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स दैट इज डिप्लेशन या फिर कम ना। तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज हाइपो एंड वोलेमिया। ओके, तो जब व्हेन देयर इज डिप्लीशन ऑफ फ्लूइड ओके इन आवर बॉडी या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड में जो है क्या होता है, वाटर का डिप्लीशन, फ्लूइड का डिप्लीशन हो जाता है, तो देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोवोलेमिया। ओके, तो पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे बॉडी में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन आवर बॉडी। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड हम लोग के बॉडी में क्या रहता है, वाटर रहता है। ओके, तो वाटर हम लोग का बॉडी का कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है, तो 55% ऑफ बॉडी वेट। ओके, 55% ऑफ बॉडी वेट इन फीमेल। तो वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 50 to 55% ऑफ बॉडी वेट इन फीमेल एंड 60 to 65% ऑफ बॉडी वेट इन मेल। ओके, ये मेल का है। ओके, तो वाटर, अब जितने भी वाटर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं दैट इज नॉन एज टोटल बॉडी वाटर। ओके, तो द वाटर फाउंड इन आवर बॉडी इज नोन एज टोटल वाटर बॉडी। ये टर्म याद रखना है, दैट इज TBW, टोटल बॉडी वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, तो टोटल बॉडी वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, दैट इज ECF। तो फर्स्ट जो है हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और सेकंड हमारा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है वो कितना रहता है, 55% टू 75%। ओके, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना होगा हमारा, 55 से लेके 75% तक। ओके, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कितना होगा, 25 to 45%। ओके, तो 25 to 45% जो रहेगा वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रहेगा। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, सेकेंड वन इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और थर्ड वन इज एक्स्ट्रावेस्कुलर या फिर इंटरस्टिशियल। मेनली इसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल। ओके, इंटरस्टिशियल कॉमनली टर्म यूज्ड है इसके लिए, ठीक है। तो ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में हम लोग क्या देख सकते हैं, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में आ जाएगा क्या हमारा CSF आ जाएगा। मतलब ये कहने का क्या मतलब है ना, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड मतलब एक सेल और दूसरे सेल में जो लाइनिंग होता है, जैसे गैस्ट्रिक में हमारा जो एम्प्टी एब्डोमेन है, ठीक है, तो सेल और सेल के बीच में कुछ फ्लूइड रहते हैं। ओके, तो दीज आर नोन एज ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। जैसे कि हमारा फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या क्या दे देंगे, तो CSF का फुल फॉर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सेकंड वन इज गैस्ट्रिक जूस भी होता है एंड थर्ड वन इज साइनोवियल फ्लूइड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ट्रांससेल्युलर फ्लूइड के होते हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया। ओके, नाउ सेकंड वन इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का मतलब क्या कि वेसल्स के ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी फ्लूइड्स पाए जाएंगे दे आर नोन एज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स। ओके, तो ब्लड वेसल में क्या क्या पाए जाएंगे, तो ब्लड और प्लाज्मा। ओके, तो हालांकि प्लाज्मा जो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, लेकिन उसमें हम लोग अलग से इसको देखेंगे प्लाज्मा को। ओके, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ब्लड एंड प्लाज्मा पे हमको फोकस करना है। और थर्ड वन इज एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है कि सेल के चारों तरफ जो भी सेल फ्लूइड होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। ओके, सेल के चारों तरफ जो भी फ्लूइड होंगे, यानी ये हमारा सेल हो गया। ओके, सेल के ये चारों तरफ जो भी फ्लूइड होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे,
इंटरस्टिशियल या फिर एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड। ओके, नाउ अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन इट मींस दैट आई एम हियर रेफरिंग टू फ्लूइड, फ्लूइड के दो पार्ट हो गए, दैट इज सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए। सॉल्यूशन के दो पार्ट, फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्वेंट में हम लोग जनरली सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसमें हमारा जो भी सॉल्यूट है घुला रहता है, तो मीडियम को बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर, प्लाज्मा। सॉल्वेंट में क्या आ जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, क्या आ जाएंगे, वाटर और प्लाज्मा। और सॉल्यूट के अंदर क्या 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 आ जाएंगे, तो सॉल्यूट के अंदर हमारे बॉडी के अंदर मेनली पाए जाते हैं आयंस, तो आयंस आ जाएंगे इसमें। तो आयंस में कौन कौन से आयंस आ जाएंगे देख लेते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे सॉल्यूट रहते हैं, और इन दोनों को मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन, दैट इज फ्लूइड। ओके, इन आवर बॉडी सॉल्यूट, इन आवर बॉडी सॉल्यूट और आयंस, ये देखिए अब इन आवर बॉडी सॉल्यूट और आयंस कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोलैरिटी। उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोलैरिटी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी। अगर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है तो देन इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ओके, अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या क्या आता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या क्या आ जाएंगे, कौन कौन से आयंस पाए जाएंगे या फिर क्या क्या पाया जाएगा चीजें, व्हाट आर द सब्सटेंस व्हिच आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इसमें आ जाता है हमारा मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम इज द मोस्ट एबंडेंट आयन। ओके, सेकेंड वन इज क्लोराइड आयन, थर्ड वन इज बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी, आप लोगों ने सुना होगा एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, एबीजी एनालिसिस में। फिलहाल के लिए बाइकार्बोनेट ये इतना समझिए कि बाइकार्बोनेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। देन आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। नाउ आफ्टर दैट ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और वेस्ट, सेलुलर वेस्ट। ओके, ये सब चीजें किसमें पाई जाएंगी, ईसीएफ। तो ईसीएफ में क्या क्या पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा, क्लोरीन पाया जाएगा, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और सेलुलर वेस्ट, ये सब चीजें किसमें पाया जाएगा, ईसीएफ में। याद रखिएगा, पूछूंगा। और इंट्रासेल्यूलर में मोस्ट एबंडेंट आयन कौन सा हमारा, तो इंट्रासेल्यूलर में मोस्ट एबंडेंट आयन हमारा क्या, पोटेशियम। और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है जैसे कि ऑर्गेनिक एस्टर्स। ओके, अब देख लेते हैं हाइपोवोलेमिया क्या है। तो हाइपोवोलेमिया में मैंने दो केसेस डिस्कस किए या फिर दो डिफिनेशंस डिस्कस किए, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज, तो फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, इट रेफर्स टू द कंडीशन when there is loss or decrease in body water and salt, especially ECF. Okay, तो ये एक ऐसा कंडीशन है when there is loss or decrease, क्या होगा इसमें, लॉस होगा और डिक्रीज होगा इन बॉडी वाटर। बॉडी वाटर में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और साल्ट का भी, साल्ट एंड आयंस का भी डिक्रीज होता है। स्पेशली इसमें कौन सा, इंट्रासेल्युलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर, तो द आंसर इज एक्स्ट्रा सेल्युलर। मतलब कि क्या हुआ कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि बॉडी का क्या, बॉडी में जो है लॉस और डिक्रीज होता है किसका, फ्लूइड का। ओके, या फिर बॉडी वाटर का डिक्रीज हो रहा है और साल्ट का भी डिक्रीज हो रहा है, और साल्ट में किसका मेनली देख लेंगे, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का देख लेंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया। दूसरा देख लेते हैं, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, देखिए दोनों टर्म में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस द इनटेक ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो इट ऑकर्स व्हेन, जब लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ज्यादा होगा किससे, इनटेक ऑफ फ्लूइड से। तो इस कंडीशन को भी हम लोग बोल देंगे क्या, हाइपोवोलेमिया। ओके, तो हाइपोवोलेमिया में क्या, अब देखते हैं कि हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन में क्या फर्क है। तो हाइपोवोलेमिया में क्या होता है कि इसमें लॉस किसका किसका होता है, इसमें देख लेते हैं। तो
इतना समझ में आया अब हम लोग को कि हाइपोवोलेमिया क्या हो जाएगा, ऐसा कंडीशन जिसमें कि लॉस किसका हो रहा है, फ्लूइड का भी हो रहा है और आयंस का भी हो रहा है। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बोल देंगे, हाइपोवोलेमिया। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सिर्फ फ्लूइड का लॉस होता है, सिर्फ फ्लूइड का लॉस होता है, देन इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ये याद रखना। तो डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फ्लूइड। डिहाइड्रेशन क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ फ्लूइड। हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन के बीच में डिफरेंस पिछले में हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइपोवोलेमिया इज आल्सो नोन एज, इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं। तो पहला है हमारा क्या, वॉल्यूम डिप्लेशन। तो हाइपोवोलेमिया को हम लोग वॉल्यूम डिप्लेशन भी कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसको ओलिगेमिया के नाम से भी जान सकते हैं और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, हाइपोवोलेमिया के कॉजेज पे। ओके, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो इसके कॉजेज को मेनली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू किडनी। ओके, और सेकंड हमारा हो जाएगा रीनल कॉजेज। तो मेनली इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। अच्छा, मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारे अंदर आता है ना कि एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज और रीनल कॉजेज को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या रीजन है, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यूरिन का जो है एनालिसिस कराते हैं। अगर यूरिन एनालिसिस में अगर सोडियम का लेवल अगर 20 से कम रहता है, ठीक है, 20 से अगर कम रहता है, इट मींस दैट कि इट इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा रीनल कॉज। ओके, और अगर 20 से ज्यादा रहता है, अगर यूरिन में सोडियम का लेवल जो होगा 20 से कितना होगा, ज्यादा होगा, इट मींस दैट इट इज रिलेटेड टू रीनल कॉज। ओके, ये मेन डिफरेंस हो गया। इससे हम लोग पहचानते हैं क्या कि रीनल कॉज है या फिर रीनल कॉज नहीं है। तो एक्स्ट्रा रीनल कॉज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा क्या, बर्न। सेकेंड हो जाएगा हमारा क्या, ट्रॉमा। थर्ड है हमारा डायरिया एंड फोर्थ इज हाइपरवेंटिलेशन। और पांचवा है हमारा वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन इन द ऑर्गन, इसको हम लोग थर्ड स्पेसिंग ही कर रहे हैं। थर्ड स्पेसिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बर्न में क्या होता है, बर्न में मेनली हम लोग देखते हैं क्या कि टिश्यू और वाटर का हाईली स्कैर्सिटी हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो बर्न में देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन का। ओके, बर्न पेशेंट आर मेनली प्रोन टू द इन्फेक्शन। और सेकंड हमारा क्या है, ट्रॉमा। तो ट्रॉमा अगर हो जाता है तो कहीं भी अगर ब्लीडिंग होता है तो ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, हमारा हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। थर्ड है हमारा डायरिया। तो डायरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, देखने को मिलता है क्या, हाइपोवोलेमिया। फोर्थ है हमारा हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन में मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो वो ज्यादा लंबी और ज्यादा तेजी से सांस ले रहा है, हाइपरवेंटिलेट हो रहा है, इट मींस दैट कि हाइपरवेंटिलेशन में क्या होगा, there will be loss of electrolytes as well as fluid. ओके, और थर्ड फिफ्थ हमारा क्या है, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, वाटर का जो है एक्युमुलेशन हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, किसी भी ऑर्गन, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए लीवर के अंदर भी हो सकता है, ओके, लंग्स के अंदर भी हो सकता है। लंग्स में अगर हो जाएगा तो दैट इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन, उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। हार्ट में भी हो सकता है। तो हार्ट में किस चैम्बर में होता है, तो ये होता है कार्डियल, पेरिकार्डियल चैम्बर में। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हार्ट में इसको इट इज आल्सो नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ओके, कार्डियल मेम्ब्रेन में हो सकता है। अब रीनल कॉज में हम लोग देख सकते हैं। तो रीनल कॉजेज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कीटोन्यूरिया। ठीक है, कीटोन्यूरिया का जो है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन द यूरिन। ओके, या फिर कीटोसिस। अब डायूरेसिस एक्सेस है। डायूरेसिस का मतलब हम लोग को बताते हैं इंक्रीज इन द, डायूरेसिस इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। ओके, अब यूरिन आउटपुट अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में भी हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। ओके, थर्ड हमारा क्या है, जेनेटिक कॉज, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, फोर्थ हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। मिनरलोकोर्टिकॉइड का अगर डेफिशिएंसी होगा तो हाइपोवोलेमिया इज सीन। ओके, और फिफ्थ हमारा सेरेब्रल साल्ट वाटरिंग सिंड्रोम। ये क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेरेब्रल साल्ट वाटरिंग सिंड्रोम। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे क्या
कि डिक्रीज्ड, अगर हाँ पढ़ लेते पहले, डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एंड डिक्रीज और रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस द टिश्यू। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज्ड सर्कुलेशन रहेगा, डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहेगा, तो क्या होगा कि उतना ही कम बॉडी में भी पहुंचेगा या फिर उसके टिश्यूज में भी पहुंचेगा। ओके, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू रिक्वायर O2 ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड। तो ठीक है, ब्लड सबसे पहले क्या हुआ, इसमें पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि डिक्रीज सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज सर्कुलेशन हुआ तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस टू द टिश्यू। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू रिक्वायर O2 ट्रांसपोर्ट फॉर थ्रू ब्लड। तो अब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, O2 का जरूरत है। तो अगर डिक्रीज सर्कुलेशन है तो डिक्रीज पहुंच ऑफ ब्लड, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस थ्रू द टिश्यू, और जब ब्लड कम पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है O2 भी कम पहुंचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड में डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू द रिजल्ट इन हेडेक और डिजीनेस। अब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, इट लीड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इट लीड्स टू द रिजल्ट इन द हेडेक और डिजीनेस। तो क्या हो जाएगा, डिजीनेस और सिम्टम्स यहाँ पे हम लोग दिखने लगेंगे। क्या हो जाएगा, डिजीनेस और हेडेक होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बैरो रिसेप्टर होते हैं, दे आर वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जैसे कि प्रोपियो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स। ओके, तो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं, senses the reduction of blood fluid and send signal to the brain to increase sympathetic response। तो बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, डिक्रीज सेंस करते हैं क्या, डिक्रीज बॉडी फ्लूइड को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये सिग्नल सेंड कर देगा किसको, ब्रेन को, to increase the sympathetic response। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर फोर्थ में हमारा क्या होगा कि बैरो रिसेप्टर senses the reduction of body fluid, okay, and send signal to the brain to increase the sympathetic response। okay, इसके बाद क्या होगा, sympathetic response में क्या आ जाएगा फिफ्थ स्टेप में। तो sympathetic response में क्या हम लोग देखेंगे, इसमें रिलीज होता है क्या, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, दोनों रिलीज हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक भी रिलीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक रिस्पांस में क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों रिलीज हो सकते हैं, which lead to the peripheral। ये क्या होगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेंगे, पेरिफेरल, देखिए ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन टू कंजर्व द सर्कुलेशन फ्लूइड फॉर द वाइटल ऑर्गन्स। हाँ, अब ये वाइटल ऑर्गन्स क्या है वो अब हम लोग देख लेते हैं। मेनली हमारे बॉडी का क्या फंक्शन है ना, कि अगर बॉडी में मान लो दो ऑर्गन डैमेज है, सपोज दैट एब्डोमेन में कोई इंजरी है या फिर ब्रेन में कोई इंजरी है। ठीक है, एट द साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ दो इंजरी हो गया। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ये एक मैकेनिज्म है कि ये ब्रेन को ज्यादा ब्लड देगा और एज कंपेयर टू एब्डोमेन। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि एब्डोमेन को क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है और ब्रेन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है या फिर आदमी जो है, पेशेंट जो है जिंदा रहे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन लीड टू द कोल्ड एक्सट्रीमिटीज एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। तो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे। ओके, और वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। ये मतलब क्या होगा कि वैसोकंस्ट्रिक्शन मेनली क्या कराएगा कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा और हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और इससे क्या होगा कि लेस परफ्यूजन टू द किडनी। अब इससे क्या होगा कि किडनी को क्या हो जाएगा, कम परफ्यूजन मिलेगा, मतलब कि कम ब्लड या फिर फ्लूइड पहुंचेगा। उससे क्या होगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिया। तो इसमें पहला हमारा फीचर आ जाएगा क्या, फटीग। दूसरा हमारा क्या है, वीकनेस। ओके, तीसरा हमारा थर्स्ट, डिजीनेस, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मतलब डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। अब इसमें कितना हो सकता है, 400 ml टू लेस देन 400 to 500 ml पर डे। इस कंडीशन को हम लोग क्या कर देंगे, ओलिगोयूरिया कर सकते हैं। ओके, ऑन एग्जामिनेशन हम लोग को क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे पेशेंट में, वो हम लोग देख लेते हैं। क्या, डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, उसका स्किन टर्गर क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा। सनकेन आई हम लोग को देखने को मिलेगा, ड्राई ओरल म्यूकोसा देखने को मिलेगा,
साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस का क्या मतलब, ब्लूइश ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि ब्लूइश क्यों होता है, क्योंकि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड अगर पहुंचेगा एक्सट्रीमिटीज में या फिर किसी बॉडी पार्ट्स में, तो देन साइनोसिस लीड्स। ओके, अब हम लोग देखते थे क्या, कोल्ड लिम्स। उसके बाद हम लोग साइनोसिस के बाद हम लोग को मे भी देखने को मिल सकता है क्या, कोल्ड लिम्स या फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ओके, मेंटल स्टेटस भी उस पेशेंट का क्या होगा, अल्टर्ड होगा। ओके, उसके बाद इसमें मेन ये कंडीशन आ जाता क्या कि ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। इट मींस दैट क्या हुआ ना कि अगर कोई पेशेंट अगर लेटा हुआ, ठीक है, तो उस पेशेंट को अगर हम लोग खड़ा करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बोल दें उस पेशेंट को कि खड़े हो जाओ, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा कि हम लोग को उस पेशेंट में देखने को मिलेगा उसका जो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। कितने से, तो 15 से 20 बीट पर मिनट से अगर बढ़ जाएगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया। ओके, अब इसमें सेकंड हम लोग देख लेते क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होगा कि कोई पेशेंट मान लो लेटा हुआ है, मान लीजिए लेटा हुआ, ओके, तो अब उसको हम लोग बोलेंगे कि खड़े हो जाओ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो बीपी होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज कितने से होगा, तो 10 से 20 mm ऑफ Hg से डिक्रीज हो जाता है। देन दिस कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। फिर से अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग्स। ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया में क्या होता है, कोई पेशेंट मान लीजिए लाइंग पोजीशन में या फिर प्रोन पोजीशन में या फिर सुपाइन पोजीशन में, उस पेशेंट का हम लोग बोलेंगे क्या कि खड़े हो जाओ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका हार्ट रेट अगर बढ़ जाता है कितना से 50 to 20 beats per minute, okay, then this condition is known as orthostatic tachycardia। लेटा हुआ तो नॉर्मल है, लेकिन अगर जैसे ही हम उस पेशेंट को खड़े होने बोलते हैं, तो खड़ा होने के 5 मिनट्स के अंदर हम लोग देखते हैं क्या कि उसका हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कितने से, तो 15 to 20 बीट्स पर मिनट। ओके, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में लेटा हुआ तो नॉर्मल है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि खड़े हो जाओ, तो फिर अगेन उस कंडीशन में भी देखने को क्या मिलेगा कि उसका बीपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से, तो 10 से 20 mm ऑफ Hg। ओके, और फिर हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, डिक्रीज जीबीपी, दैट इज जुगुलर वेन प्रेशर, यानी उसका जुगुलर वेन प्रेशर पे क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। और समटाइम्स क्या होगा, सोडियम लेवल क्या होगा, कम हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग आ जाता है क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं ना कि मेनली हम लोग एसेस करते हैं पेशेंट के डिग्री ऑफ हाइपोवोलेमिया। ओके, किस लेवल का है, सीवियरिटी किस लेवल का है। ओके, अगर माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। ओके, अगर इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कि ट्रॉमा कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली हम लोग को क्या मेन हमारा क्या गोल रहेगा कि उसका जो है फ्लूइड रिससिटेशन कराएंगे हम लोग। ओके, फ्लूइड रिससिटेशन कराएंगे। ओके, तो इसमें इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में हम लोग क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं, तो दैट इज ट्रॉमा हो सकता है। ओके, तो अगर ट्रॉमा की कंडीशन में रहेगा तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, फ्लूइड लगा देंगे ताकि टिश्यू को फ्लूइड पहुंचे और फ्लूइड का डैमेज ना हो। अगर फ्लूइड अगर पहुंचना बंद हो जाएगा तो मे बी देयर विल बी डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस होने लगेगा। ओके, तो इन इमरजेंसी फ्लूइड रिससिटेशन शुड बी डन इमीडिएटली। ओके, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। सेकंड हम लोग देखते हैं माइल्ड हाइपोवोलेमिया। ओके, तो माइल्ड हाइपोवोलेमिया रहेगा तो क्या करेंगे, ओरल फ्लूइड्स दे सकते हैं जैसे कि ORS। ओके, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, और थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, मॉडरेट टू सीवियर हाइपोवोलेमिया। अगर मॉडरेट से सीवियर हाइपोवोलेमिया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आईवी चलाएंगे। आईवी में क्या दे सकते हैं, तो RL दे सकते हैं, दैट इज रिंगर्स लैक्टेट और 0.9% NaCl। These all come under the condition of isotonic solution। ओके, ये किस में आते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं। ओके, तो कितना हम लोग दे सकते हैं, किस लेवल पे दे सकते हैं, किस रेट से दे सकते हैं, तो 100 to 200 ml ऑफ NS ओवर 15 मिनट, यानी 100 से 200 ml ऑफ NS हर एक 15 मिनट में हम लोग उसको दे सकते हैं। इस लेवल तक हम लोग उसको दे सकते हैं हाइपोवोलेमिया। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक उस कंडीशन को कहेंगे ना, हाइपोवोलेमिक शॉक उस कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी का जो फ्लूइड है 50 to 20% जो है लॉस हो जाए। जब बॉडी का फ्लूइड 50 to 20% या फिर उससे ज्यादा का अगर लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। ओके, ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू।